आज हम पहाड़ी कोरवा जनजाति के ऊपर अध्ययन करेंगे। पहाड़ी कोरवा एक बहुत ही मुख्य जनजाति है और पिछड़ी जनजातियों में इनका गिनती होता है। पहाड़ी कोरवा रहती कहाँ पर है? मुख्यतः सरगुजा अंचल में रहती है और इनके बारे में हम अच्छे विस्तार से देखेंगे, क्योंकि अभी हमने सबके देवी देवताओं को अलग से पढ़ा, सबकी पंचायतों को अलग से पढ़ा, जहाँ पर इनकी भी सारी चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन अब इनके बारे में हम विशेष पढ़ेंगे, इनके लिए ही पूरा पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले बैगा को पूरा पढ़ा, जैसे हमने पहले अबुझमारिया को पूरा पढ़ा, अब हम देखेंगे पहाड़ी कोरवा के बारे में पूरा अध्ययन की क्या है इनके समाज में, क्या है इनका आर्थिक जीवन, क्या है इनका सामाजिक जीवन और क्या है इनका सांस्कृतिक जीवन। इनकी चलिए चलते हैं इनके घर द्वार की ओर। देखिए, हम देख रहे हैं पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति। ये है पहाड़ी कोरवा जनजीवन छत्तीसगढ़, सरगुजा छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर इनका ये घर है। ओवरऑल देख लीजिए, ये पहाड़ी कोरवा सदस्य हैं और इनका ये घर है, ऐसा दिखाया जा रहा है ताकि आप इनके जनजीवन से शुरुआत में ही जान लो। देखिए, जब हम पहाड़ी कोरवा के बारे में देखते हैं तो क्या पहाड़ी कोरवा सिर्फ छत्तीसगढ़ में है? ऐसा नहीं है। पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है वो भारत के कई अन्य क्षेत्रों में भी निवास करती है। क्योंकि क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका निवास और भी कहीं कहीं पर है। जैसे मध्य प्रदेश हमने देखा था, मध्य प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों के लिए अव्वल नंबर पे है। यहाँ पर जनजातियां बहुत भरी पूरी है। मध्य प्रदेश का सारा जगह जनजातियों से भरा पूरा है। तो ये जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है वो भी मध्य प्रदेश में रहती है और उसके बाद कहाँ पे रहती है? उत्तर प्रदेश में भी कुछ संख्या में रहती है और छत्तीसगढ़ में तो है ही। इसका मतलब है कि भारत में निवास करती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और भी कहीं कहीं मिलती है। एकदम से नहीं है कि और कहीं नहीं मिलती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में और जगह में रहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं निवास। अब हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा का निवास कहाँ पे रहती है पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ में। तो सीधा से ले जाना अपने आप को सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में कहाँ पर देखोगे तो जसपुर, सरगुजा संभाग में जसपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर सबसे ऊपर वाले हिस्से में। और यहाँ पर कोरबा, पहाड़ी कोरवा से कोरबा को याद कर लेना। कोरबा में पहाड़ी कोरबा को याद कर, दोनों में मैच हो रहा है। पहाड़ी कोरबा का कोरबा और ये कोरबा, ये दोनों मैच हो रहा है। तो इससे एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवाओं का निवास कहाँ पर है। तो कोरबा जिला और उसके बाद सरगुजा संभाग में आ जाओगे तो जसपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर ऊपरी हिस्से में। चलो इसको मैप से भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें हम देख रहे हैं पहाड़ी कोरवा का निवास स्थान कहाँ पर है। यहाँ पर देख रहे हैं जो रेड एरिया है ये पहाड़ी कोरवा का निवास स्थान दर्शा रहा है। ये है आपका बलरामपुर, ये है बलरामपुर। सबसे ऊपरी हिस्सा है, आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा है बलरामपुर। यहाँ से यूपी की सीमा लगती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यूपी की सीमा को टच करता है बलरामपुर का एरिया। यहाँ पर एक सुंदरी गांव है, सुंदरी गांव यहाँ से टच करता है वो बिंदु, ठीक है। गांव में देखा जाएगा तो सुंदरी गांव है यहाँ पर से। फिर उसके बाद देखते हैं ये जसपुर एरिया, ये हो जाएगा सरगुजा संभाग का एरिया और ये हो जाएगा कोरबा। तो इन जगहों में छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा निवास करती हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये पहाड़ी कोरवाओं का पूरा निवास स्थान है। इंडिकेशन यहाँ पर है इनका। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो ये पहाड़ी कोरवा रहती है यहाँ पर हमने देखा देखिए, हमने यहाँ पर देखा था पहाड़ी कोरवा जहाँ पे रहती है। एक तरफ तो यहाँ पर पहाड़ी कोरवा का जो एरिया है, निवास स्थान है, यहाँ से यूपी टच करता है। एक बॉर्डर इनका यूपी से टच होता है, मतलब इनकी बोली भाषा पर इस प्रदेश का प्रभाव पड़ रहा है। और इस तरफ देख रहे हैं हम पूरा झारखंड है। जसपुर से झारखंड और उड़ीसा दोनों की सीमा लगती है। जसपुर के इस तरफ झारखंड है
और जसपुर के इस तरफ उड़ीसा लगने लगता है। मतलब जसपुर वो जगह है जहां से झारखंड की भी सीमा टच करती है और उड़ीसा की भी सीमा टच करती है। देखो हर जगह मैप बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सीमा का डिवाइडेशन पढ़ोगे तो ये बोली भाषा सब में असर करता है, और उनका जो आवागमन है, परिवहन, उसमें भी असर करता है। सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो झारखंड से झारखंडी बोली का भी प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ से उड़ीसा के उड़िया बोली का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इनकी बोली भी कुछ अलग तरीके से मिलेगी, बस्तर की बोली कुछ अलग तरीके से मिलेगी। तो ये होता है सीमाओं का असर, और यहाँ के भी उस तरफ प्रभाव पड़ रहा है, तो ये ऐसा होता है सीमा का प्रभाव। देख लिए कि ये जो पहाड़ी कोरवा का निवास स्थान है, 3 राज्यों से भी टच कर रहा है। एक हो गया ऊपर में यूपी, इधर हो गया झारखंड, और इधर हो गया उड़ीसा। चलिए देखते हैं कि प्रकार के बारे में देखते हैं कि पहाड़ी कोरवा बनने से पहले क्या थी। तो पहाड़ी कोरवा तो एक प्रकार हो जाती है। हम यहाँ पे देखेंगे कोरवा जनजाति की 2 शाखाएं हो गई। सबसे पहले कोरवा थे, पूरे के पूरे कोरवा थे। कोरवा जनजाति की 2 शाखाएं विभक्त हो गई। एक हो गई पहाड़ी कोरवा और एक हो गई दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा क्यों हो गई? अपना अलग होकर मतलब जंगलों और पहाड़ों में जाकर निवास करने लगी और मचान बनाकर रहने लगी, और अपनी जीवन शैली को एक अलग ही पद्धति में जीने लगी। आज भी वही चल रहा है इनका जीवन पद्धति। थोड़ी सी आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ा है। तो ये अपने आप को जंगलों में, पहाड़ों में रखने लगी और मचान बनाकर रहने लगी। इस कारण इनका नाम पड़ गया पहाड़ी कोरवा। अब उसके बाद देखते हैं कि दूसरी शाखा कौन सी? दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा देख लिए, पहाड़ पर मचान बनाकर रहने वाली जनजाति हो गई पहाड़ी कोरवा। दूसरी हो गई दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी में डीह लगा है, डीह माने होता है मैदान, क्योंकि ये जनजातीय भाषा में बोला गया शब्द होता है। इस डीह का मतलब होता है मैदान। जो जनजाति मैदानी क्षेत्रों में रहने लगी वो हो गई दिहाड़ी कोरवा। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति। बहुत ही मुख्य विषय है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई थी। जब हम उत्पत्ति वाले देवी देवता पढ़ा रहे थे, उत्पत्ति वाले जो मूल पुरुष को पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था काक भगोड़ा। जो पहाड़ी कोरवा का उत्पत्ति किससे हुआ है? काक भगोड़ा। तो हमने बोला था कि कोरवा से काक मतलब कौवा भगाने वाला, ऐसे करके याद करना है। काक माने क्या हुआ? कौवा हो गया। भगोड़ा मतलब क्या हुआ? भगाना हो गया। तो कौवे को भगाने वाला एक मनुष्य। तो इससे याद रखना कि पहाड़ी कोरवा इतने मतलब चिड़िया पक्षियों को भगाने में माहिर है, तो काक भगोड़ा से अपनी उत्पत्ति उनकी समझ लो हो गई है। अब इसमें हम देखते हैं किंवदंती इनके साथ क्या जुड़ी हुई है। आइए आगे देखते हैं काक भगोड़ा कैसे आया है। जो उनकी मूल पुरुष थी काक भगोड़ा, वो कैसे आए, उनको कौन लाया इस धरती पर, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पर काक भगोड़ा अक्सर जनजातीय क्षेत्र है या फिर अदर क्षेत्र भी है। मैंने कई जगह पर देखा है चलते फिरते भी कि ऐसा एक मनुष्य बनाकर खड़ा कर देते हैं। पशु पक्षी समझते हैं कि कोई मनुष्य खड़ा है, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसको देखकर कि मारेगा करके तो भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ काक भगोड़ा बनाए रहते हैं, आज भी बनाते हैं। मैंने देखा है इस चीज को, आप लोग भी गौर किए होंगे कि कई बाड़ी भी है तो उसमें एक मटका का मुंह बना देते हैं, ऐसे करके लटका देते हैं। तो कभी कभी मैं भी हैरान हो गई थी कि सही में कोई मनुष्य तो नहीं खड़ा है। मैंने उसको छू कर देखा नहीं ये तो पुतला है करके। तो वैसा ही हो जाता है, कभी तो एकदम असली टाइप में बना देते हैं, पता ही नहीं चलता है। अपने कपड़े उसको पहना देते हैं, अपने शर्ट पहना देते हैं और पैंट पहना देते हैं और साथी लगा देते हैं, चेहरा को ऐसा बना देते हैं कि लगता है कि अंदर में सही में कोई मनुष्य है। मैंने टच कर देखा, मैंने अगर सही निकल गया तो वो रहा पुतला, एकदम ओरिजिनल पुतला बना देते हैं। भाई मानना पड़ेगा कारीगरी को इनकी। तो ये देखिए, ये है काक भगोड़ा ऐसी स्टाइल में। देखो इनको भी तो बहुत सुंदर शर्ट पहनाया गया है। थोड़ी सी चेहरे में और कारीगरी कर दी जाए तो कोई नहीं बोलेगा कि नकली है ये। तो ये देखते हैं कि काक भगोड़ा जो देख रहे हैं इनकी उत्पत्ति या पूर्वज देवता, वो कैसे वो उत्पत्ति हुई उनकी। प्राचीन समय की बात है, किंवदंती है और किंवदंती सत्य भी है। और चूंकि यह पूर्वजों से चला आ रहा एक बोला गया वाक्य है और इनके बारे में बोली गई कहानी भी है, क्योंकि ये वही समझ सकते हैं और हम उसको आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि प्राचीन समय में श्री राम जी और सीता जी को वनवास हुआ था और ये छत्तीसगढ़ में भी आए थे। यहाँ से मार्ग जो छत्तीसगढ़ से यूपी होते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में चले थे और यहाँ से निकलकर बस्तर एरिया से भी चले गए थे। तो छत्तीसगढ़ पौराणिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
देख रहे हो सरगुजा जिला में सीता बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी, लक्ष्मण बेंगना, ये सारी जोगी मारा गुफा, ये सारे रामायण कालीन स्थल हैं। इससे प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ में श्री राम जी का यहाँ पर आगमन हुआ था और माता सीता, सीता बेंगरा के नाम से देखो उनका नाम पड़ गया है, तो माता सीता वहां पर निवास करती थी। और भी कई क्षेत्रों में चले जाओगे तो सीता लेख भी तुमको मिलेगा, सीता जी वहां पर लिखी थी, कुछ शब्द वहां पर पत्थरों पे दिखेगा। और एग्जाम में आया हुआ है कि सीता लेखनी की पहाड़ कहाँ पर है, एग्जाम लिया गया था सूरजपुर में। तो देखो यहाँ पर पौराणिक दृष्टि से भी जो सरगुजा का अंचल है बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जब एक बार प्राचीन समय में श्री राम जी और माता सीता और श्री लक्ष्मण जी गुजर रहे थे, तो यहाँ पर माता सीता जी और श्री रामचंद्र जी एक खेत से चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा, माता ने देखा, माता की नजर, देखो माता पूरी दुनिया को देखने वाली है, तो उनकी नजर एक खेत पर पड़ी कि देखा कि ये क्या है करके। तो माता ने कहा प्रभु प्रभु यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ मनुष्य दिख रहा है, कुछ मानव जाति दिख रही है। तो बोले श्री राम जी बोले कि नहीं माँ, मुझे तो ये चलता फिरता नहीं देख रहा है, ये तो कुछ निर्जीव हो, कुछ होगा, कुछ कहीं से आया होगा, कुछ होगा, चलो माता ध्यान नहीं देते हैं इसको, चलो प्रिय आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु नहीं प्रभु, मुझे इस पे जिज्ञासा है, मुझे इसके पास जाना है। तो प्रभु बोले कि चलो चलते हैं। तो माता ने कहा प्रभु छू कर देखे, दूर से तो पता नहीं चल रहा था, उसको छू कर देखे या फिर उसको निहारे तो ऐसा लग रहा था कि ये पुतला किसी जान की मांग कर रहा था, ये पुतला अपने आप को जीवित करने की मांग कर रहा था। तो माता बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई उस पुतले को देखकर, प्रभु से निवेदन की कि हे प्रभु हे नाथ, आप मेरी बात मान लीजिए ना, इस पुतले पर जान डाल दीजिए ना। तो प्रभु बात उनकी टाल नहीं सकते, माता की मांग ही इतनी अच्छी होती है कि वो टाल ही नहीं सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं आपके बोलने पर इस पुतले पर जान डाल देता हूँ। तो श्री राम जी ने उस पर जान फूंक दी और उस पे वो पुतला क्या हुआ, उस पे जान आ गई और वो जीवित हो गया। उसका नाम क्या पड़ा, काक भगोड़ा। देख लो काक भगोड़ा वहां से आ गए। तो उसके बाद सारे जो पहाड़ी कोरवा है उनकी उत्पत्ति चालू हो गई। तो काक भगोड़ा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, इसका अर्थ आप लोग समझ जाइएगा कि किंवदंती है कि वनवास के समय सीता जी के कहने पर राम जी द्वारा पुतले पर प्राण फूंकने पर उनकी काक भगोड़ा की उत्पत्ति हुई। ये आपके नोट्स में बहुत काम आ जाएगा। अब देखिए एक जो मतलब कहना चाहिए कि जो मानव शास्त्री हैं कोलोनल डाल्टन, छत्तीसगढ़ के मानव शास्त्री कोलोनल डाल्टन, इन्होंने क्या कहा, पहाड़ी कोरवा को पोलारियन समूह से निकली जाति माना है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत मोस्ट आईएमपी है। ये स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट उठाकर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था पहाड़ी कोरवा को पोलारियन जनजाति से उत्पत्ति हुई है। तो इनमें आप नाम देंगे कोलोनल डाल्टन। कोलोनल डाल्टन ने पहाड़ी कोरवा को पोलारियन समूह से निकली हुई जाति माना है। वन स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखना है। अब आते हैं इनकी जनसंख्या। इससे पहले हमने सारे समूहों की जनसंख्या देखी थी, उसमें पहले नंबर पर विशेष पिछड़ी जनजाति पर कौन था, बैगा जनजाति थी, 88,817 उनकी जनसंख्या थी। सेकंड नंबर पे, टॉप सेकंड पे कौन आया, पहाड़ी कोरवा आया, 40,026 इनकी जनसंख्या के साथ ये टॉप सेकंड पर पहाड़ी कोरवा का स्थान बना हुआ है। ये जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है कि पहाड़ी कोरवा की जनसंख्या कितनी है, तो 40,026 है, टॉप सेकंड। इनकी जनसंख्या को फिर से करा देते हैं अलग से। देखोगे ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 5 जनजातियों को विशेष जनजाति घोषित किया गया है, पांचों में मैं इसको पढ़ाते जाऊंगी और ये तुमको कंठस्थ होता चला जाएगा। अब तुम देख रहे हो अभ्यास का मतलब क्या होता है। जिसकी रैंकिंग तुम्हें आज तक याद नहीं थी, अब उसकी रैंकिंग तुमको याद होने लगी है। जिसकी जनसंख्या तुम्हें मालूम नहीं थी, उसकी जनसंख्या तुमको याद होने लगी है। तो पांचों में 3 में तो हमने इसको देख लिया, 2 और बच्चे हैं, फिर से देख लेंगे, तुमको ये कंठस्थ हो जाएगा। ये होता है अभ्यास का अर्थ। अब समझ गए अभ्यास का अर्थ क्या होता है, बार बार आंखों से गुजारना और उसको रटना, यही होता है रटना। रटने के लिए बैठकर बस ये होता है, 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 ऐसे नहीं होता है ना। उसको समझो, उसको बार बार एक टेक्निक लगाकर अंदर से इसको टिकी कर लो और टिकी करने के बाद उसको बार बार पढ़ लो, वही होता है रटना। मुंह से बोल रहे हो कि रट रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली होती है, भारत की राजधानी दिल्ली होती है, भारत की राजधानी दिल्ली होती है, पर दिमाग कहीं और है, उधर चला गया, ऐसा नहीं करना है ना, अच्छे से रखना है।
चलो देखते हैं जनसंख्या क्रम। ये है जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का विशेष कृषि जनजातियों में जनसंख्या का क्रम क्या है। तो बैगा की हो जाएगी 88,817, पहाड़ी कोरवा की हो जाएगी 40,026, कमार की हो जाएगी 26,622। अभी तुमको दो का याद हो चुका है ना, ऊपर के दो याद हो चुके हैं, तीसरे पे मैं जान रही हूँ परेशानी है अभी भी। तो कमार का कितना हो जाएगा 26,622, कमार में 26 26 26 कर दो, बस याद हो जाएगा। ठीक है, 26 में याद कर लोगे ना पहुंच जाओगे करीब में। कि देखो अबुझ माड़िया है, अबुझ माड़िया का है 23,330। जिसको नहीं बुझाता उसके सिर पे मारो, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता है, तो 23,000 तुमको याद आ जाएगा। ठीक है, तो 23,330। फिर उसके बाद आता है बिरहोर 3,490, कम से कम ये 4,000 पर है, तो सबसे कम में इनको तो याद रखना, इस रैंक में सबसे कम पे है। तो इसका हमने देखा था कोड था बीपी का बीमारी, छोटा सा कोड बड़े काम की चीज। ठीक है, और ये जिस कोड को बार बार बोलोगे ना वही रट जाएगा, फिर तुमको यहाँ पर इस कोड को जैसे तुम्हारे मुंह में आएगा तुम अपने आप सारे रैंक को लिख लोगे और बना लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बी से बैगा, पी से पहाड़ी कोरवा, क से कमार, और का अ जो आ रहा है हो जाएगा अबुझ माड़िया, और बीमारी से कर लेना बिरहोर। तो इस तरह से तुमको पांचों रैंक याद हो गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आता है। ये पूरे का ओवरऑल है जो हर विशेष कृषि जनजाति में बार बार इसको याद कर लेना है। अब आते हैं, चलो अगला दो डाटा और देख लो, क्योंकि विशेष विशेष जनजाति काफी महत्वपूर्ण है, इनके सारे डाटा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख रहे हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है। 1000 में 884 महिलाएं हैं। पहाड़ी कोरवा में 1000 है, प्रति 1000 में 884 महिलाएं हैं। देख रहे हो लिंगानुपात का अनुपात कितना कम है, ये तो 900 के करीब भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो पहाड़ी कोरवाओं में लिंगानुपात बहुत ही कम है, जो कि सोचने वाली बात है। और यहाँ पर जो ये 1000 की बात कर रही है, 1000 मेल है, यानी कि 1000 पुरुष है, ये 884 फीमेल है। तो इनकी जो लिंगानुपात है काफी कम है ये। अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर देख रहे हो, मतलब उनका एजुकेशन दर। तो एजुकेशन दर है वो 33.53% है, मतलब ये भी काफी कम है, बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं है, अच्छा सा इनका शिक्षा नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। साक्षरता दर देख रहे हो 33.53% है, और इससे भी सबसे ज्यादा कम साक्षरता दर तो अबुझ माड़िया की है। साक्षरता दर तुमको मैं रैंक करवा दूंगी कि साक्षरता दर की रैंक क्या है, चारों पांचों का मैं अगली क्लास में करवा दूंगी। इससे ये पता चलेगा कि टॉप में साक्षरता दर किसकी है और लास्ट में किसकी है। लास्ट में कम मान लो कि सबसे कम साक्षरता दर अबुझ माड़िया की है, क्योंकि वो एकदम बैकवर्ड में हो जा रहे हैं और उनकी बिल्कुल प्रभावित नहीं है किसी चीजों से और अपने आप को अलग करके रखे हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगी अबुझ माड़िया की। टॉप 5 रैंक मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। अब देखो यहाँ पर भाषा परिवार की बात आ रही है। तो जो अबुझ माड़िया, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति रहती है वो कहाँ पे रहती है, उत्तरी क्षेत्र में रहती है, सरगुजा अंचल में रहती है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हो जाएगी, मुंडा भाषा परिवार में हो जाएगी। तो ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब देखो बोली है, इसकी बोली को याद रखना, कोर बोर और सिंगली बोली। कोर बोर और सिंगली बोली मतलब इनकी बोली को भी याद रखना है कि पहाड़ी कोरवा कौन सी बोली बोलते हैं। पहाड़ी कोरवा से कर लेना कोर बोर, और दूसरा हो जाएगा सिंगली। चलिए अगला देखते हैं। अब इनके ओवरऑल सब कुछ जानने के बाद अब इनके आर्थिक जीवन पर चलते हैं कि इनका आर्थिक जीवन कैसा है, कैसे अपने आप को जनजीवन में सेट करके रखी है, कैसी अपनी जीविका चलाती हैं। लो अब देखते हैं पहाड़ी कोरवा का आर्थिक जनजीवन कैसा है। पहाड़ी कोरवा में स्थानांतरित कृषि देवारी की जाती है। स्थानांतरित कृषि के बारे में पहले भी हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि वह होती है जो पहले से उगे हुए जंगलों और झाड़ियों को आग लगाकर जला दिया जाता है, उसकी राख जो होती है उस पर बीज छिड़क दिया जाता है, और जब बारिश होती है तो वो अपने आप उगने लगता है, इसमें जुताई वगैरह नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक बार वहां पर खेती हुई और उस फसल को काट दिए, उसके बाद उस फसल की कटाई के बाद वो अपना उस जगह को परिवर्तित कर देते हैं, वहां पर खेती
नहीं करते हैं, फिर अगला जहां पर जंगल झाड़ी दिखेगा उसको पुनः जलाएंगे और उस पर पुनः उसकी राख पर बीज डाल देंगे। ये स्थान हो रहा है परिवर्तन इनके द्वारा, इसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। क्योंकि यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, इससे क्या हो रहा है, चीजें जलाई जा रही हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। काफी समझाने के बाद, गवर्नमेंट के समझाइश के बाद, मनाही के बाद ये चीजें कम हो गई है। लेकिन हमारे पढ़ाई की दृष्टि से इसे याद रखना है कि जो पहाड़ी कोरवा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, देवारी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं जीवन शैली। क्योंकि ये जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी कोरवा की बात हो रही है ना, कोरवा नहीं, पहाड़ी कोरवा की बात हो रही है। मतलब ये कहाँ पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, मचान बनाकर रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल शिकारियों की तरह रखते हैं। तो और जो जंगलों में उत्पाद मिल रहे हैं, फूड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जंगलों में जो चिड़िया पक्षी इनके लिए खाद्य होते हैं, तीतर बटेर दुनिया भर का होता है ना, ये सारी चीजें पकड़ते हैं, मारते हैं और उसका मीट बनाकर खाते हैं। तो ये सब चीजें देखो, ये शिकार करते हैं, उनके खाने पीने की दृष्टि से जो शिकार योग्य है उसका शिकार करते हैं। और वनोपज, जो उनको कंदमूल, जो भी उनको प्रोडक्ट मिलता है वनों से, वनों में तो काफी प्रोडक्ट मिलता है, वन तो बहुत भरे पूरे हैं इन प्रोडक्टों से, तो उन पर आश्रित होते हैं, वनोपज पर भी, जैसे कि बांस का टोकरी वगैरह बनाना, ये सारी चीजें सबको आती है जनजातियों में, तो उन प्रोडक्ट पर भी निर्भर है, उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं, घर में यूज करने के लिए सामान बनाते हैं, पत्तियों का भी बहुत सारा यूज होता है, छोटी छोटी चीजों का यूज इनके पास सीखने को मिलेगा तुमको। फिर देखते हैं, ये मजदूरी करते हैं। अब उसके बाद भी अगर जीवन नहीं चल रहा है तो कहीं पर जाकर खेती में मजदूरी भी करते हैं, इस तरह से ये अपनी जीविका को चलाते हैं। अब देखो इनका जो पेय है, पेय पदार्थ के बारे में मैंने पहले बताया था कि जनजातीय समाज में पेय पदार्थ बहुत अहम मतलब स्थान रखता है। मतलब इनके देवी देवता में पेय पदार्थ को चढ़ाया जाता है। इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य हो गया, शादी हो गया, और जैसे भी कोई भी पर्व आ गया, वहां पर पेय पदार्थ का महत्व बढ़ जाता है। देखो जनजातीय समाज में पेय पदार्थ का बहुत महत्व होता है और अपने अपने हिसाब से ये अपना अलग अलग पेय पदार्थ बनाते हैं और अलग अलग चीजों से भी बनाते हैं। यहाँ पर देखो ये हड़िया बनाया गया है। यहाँ पर जो पहाड़ी कोरवा में पेय पदार्थ है उसका नाम क्या बोलेंगे, हड़िया बोलेंगे। मैंने एक आपको बताया था शुरू में, फिर से उसको कर देते हैं रिपीट। मैंने यहाँ क्या बनाया, जसपुर का जो है पहाड़, ये मैंने बना दिया। इस पर मैंने पहाड़ी कोरवा को खड़ा कर दिया। याद करने के लिए है सारी चीजें, याद करने के हिसाब से समझ लो। इनके गले में मैंने हड़िया लटका दिया। अब ये हड़िया पीकर एकदम अपने आप में हो गए, कुछ पता नहीं रहता ज्यादा, पर पता नहीं कैसे रोड याद रहती है ना, कितना भी पी ले पर अपने घर का रास्ता इनको याद रहता है, लोग याद रहते हैं, वो सब समझ में इनको आता है। अब यहाँ पर देखो ये दमनच नृत्य कर रहा था, दमनच नृत्य कर रहा था। और दमनच नृत्य थोड़ा मोड़ा नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मतलब सोचो, ये पहाड़ में तो ऑलरेडी रह ही रहे हैं और पहाड़ पर इनका कोई विवाह संस्कार हो रहा है, उसमें इन्होंने हड़िया खब गजब की पी रखी है ना, गजब की पी रखी है हड़िया। फिर भी याद है कि हमको कैसे दमनच नृत्य करना है, नृत्य भी याद है। तो ये बहुत मतलब इतना ओजस्वी नृत्य, इतना भयानक नृत्य है कि समझ में नहीं आता है कि शादी में डर जाते होंगे लोग, ये मनोरंजन करते होंगे, हम तो सुनकर ही डर जा रहे हैं कि भयानक नृत्य हो रहा है। इसको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि पहाड़ी कोरवा में जो दमनच नृत्य होता है सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे भयावह नृत्य है। एक स्टेटमेंट में याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे भयावह नृत्य किसे कहा जाता है, दमनच नृत्य को कहा जाता है। और कौन करती है, पहाड़ी कोरवा करती है। तो ये देखो ये दमनच नृत्य कर रही है, करते करते पाँव फिर हो गया फिसल गई पाँव इनकी। फिसलते फिसलते क्या बोला ये, सिंगरी माता खुड़िया रानी बचाओ, खुड़िया रानी बचाओ, खुड़िया रानी बचाओ सिंगरी। क्योंकि ये दमनच नृत्य तो सिंग सॉन्ग भी कर रहा था, वहां पे याद कर लेते हैं इसको। ये सिंगरी को यहाँ पे याद कर लो। सिंगरी देवी भी है, बोली भी है एक थोड़ा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंगरी जो है उसको सिंग सॉन्ग कर रहा था और दमनच नृत्य गा रहा था, गाना भी कर रहा था, नाच भी रहा था। यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गया, सिंगरी और दमनच। अब यहाँ पर गिरने लगा फिसल के, तो खुड़िया माँ बचाओ बचाओ बचाओ, गिर रहा हूँ, यहाँ पे गिरने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिरने लगा तो कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, अच्छा याद है ठीक, याद है। एक दो चीज यहाँ पर और जोड़ना चाह रही थी, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, खुड़िया रानी को याद करना है।
खुड़िया, हाँ ये याद आ गया, नवाघानी, यहाँ पे आओ जोड़ लो, नवाघानी और कुमारी भात। देखो जब ये ऊपर से गिरने लगा, खुड़िया माँ बचाओ, खुड़िया माँ बचाओ, खुड़िया माता बचाओ करने लगा, उसको लगा कि मेरा मौत सामने आ गया है, तो बोला आज तो मेरा नवाखानी हो जाएगा, मेरे नाम से कुमारी भात खिला ही देंगे। तो ये क्या हो गया, ये दोनों मृत्यु संस्कार हैं, ये दोनों मृत्यु संस्कार हैं। इसीलिए उसको लगने लगा कि मेरे नाम से आज तो मैं मरी जाऊंगा, मेरे नाम से आज नवाखानी घर में मना देंगे और कुमारी भात खिला देंगे। ये दोनों मृत्यु वाले काम में यूज होते हैं। अब यहाँ पर उसको लगा, लेकिन भगवान बचाने वाला हो तो फिर कौन मरे, तो यहाँ पर आया, पता नहीं किसके घर में जाके ढुक गया, यहाँ पर ढुक्कू विवाह हो जाता है। ढुक्कू विवाह देख रहे हो, एक मेथड से सारी चीजें तुमने कर ली। यहाँ पर हड़िया पेय पदार्थ होता है, सिंगड़ी देवी होती है और दमनच नृत्य होता है, खुड़िया रानी इनकी आराध्य देवी है और नवाघानी कुमारी भात मृत्यु संस्कार होता है और यहाँ पर ढुक्कू विवाह इनमें होता है। इतने फैक्ट एक साथ याद हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये चलो बहुत अच्छा हो गया। चलिए अब देखते हैं सामाजिक जीवन। पहाड़ी कोरवा का आर्थिक जीवन देखने के बाद अब देखते हैं सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति देख रहे हैं। अब तो देख रहे हो इनका समाज पितृसत्तात्मक है। ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में देखा जाएगा तो पितृसत्तात्मक मिलेगा। अब इनके प्रमुख देव देखते हैं, प्रमुख देवी या देवता देखते हैं। तो खुड़िया रानी याद हो गया अब तक, तो खुड़िया रानी होती है। सिंगरी देवी या सिंगरी देव दोनों कर सकते हो, सिंगरी देवी या देव। गोदिया देव एक नया है तो गोदिया देव याद कर लेना। अब देखो विवाह, ढुक्कू विवाह अब तक याद कर चुके हैं हम लोग कई बार अच्छे से, यहाँ पे मैंने बताया थोड़ी सी समरी करके। तो पहाड़ी कोरवा में ढुक्कू विवाह होता है, ढुक्कू विवाह का चलन है। ढुक्कू विवाह क्या है, ढुक्कू विवाह एक हट विवाह है जिसमें वधु होती है, जो कन्या होती है, अपने मनपसंद वर के परिवार में जबरदस्ती जाकर ढुक जाती है, बैठ जाती है, घुसपैठ कर लेती है कि मैं तो शादी करूंगी इसी घर में करूंगी, अन्यथा मैं कहीं नहीं करूंगी। तो कुछ समय के बाद वो अपने डिसीजन पर टिकी रहती है, नहीं जाती है, तो परिवार वाले अब सब मिलकर उसका विवाह करा देते हैं। तो ये पहाड़ी कोरवा का चलन है ढुक्कू विवाह है। इनके में जो विवाह है ढुक्कू विवाह, घुसपैठ विवाह, घुसपैठ विवाह उसी से संबंधित हो जाएगा। लमसेना विवाह डायरेक्ट देखे थे सेवा विवाह में कि पहाड़ी कोरवा में बोला जाता है लमसेना विवाह। अब एक हो जाता है मंगी विवाह, मंगी विवाह को भी अलग से आप लोग याद कर लोगे। और देखो ये सब मेंस में लिखने के लिए बहुत अच्छा यहाँ से तुमको फैक्ट मिल जाएगा। मैंने फालतू बातें बिल्कुल यहाँ पे नहीं की है, जबरदस्ती का बोलती कि कंदमूल लेने जंगलों में आर्थिक देखते हैं, मैं कहती कि पहाड़ी कोरवा जंगलों में कंदमूल लेने जाते हैं, चिड़ियों को मार कर खाते हैं, नदी की पानी पीते हैं, पहाड़ों की पत्तियां तोड़ते हैं। तो आलतू फालतू बात हुई ना, मुझे आलतू फालतू बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं बतानी है, वो आप ऐसे ही समझ जाओगे। मुझे यहाँ पे बतानी है मेन बातें जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं तंत्र मंत्र के जानकार जो पहाड़ी कोरवा में है, तंत्र मंत्र के जो जानकार होते हैं उनको बोलते हैं देवार बैगा। पहाड़ी कोरवा में तंत्र मंत्र के जानकार को बोला जाता है देवार बैगा। अब देखो प्रसव हेतु झोपड़ी, जो पहाड़ी कोरवा में प्रसव हेतु झोपड़ी का जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कुंबा। कुंबा, कुंबा, कुंबा मैंने कुछ घर जैसा आ रहा है, कुंबा। मान लो ये पहाड़ है पहाड़ी कोरवा का, तो यहीं पर प्रसव झोपड़ी है, इसको बोल दो कुंबा। क्योंकि प्रसव झोपड़ी इनके घर से अलग होती है, छुआछूत मानते हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रसव झोपड़ी होती है उसको बोलते हैं कुंबा। तो झोपड़ी को कुंबा बोला गया है, तो इनकी जो प्रसव दाई है उसको क्या बोला गया है, डोंगिन दाई। डोंगिन दाई, डोंगा समझ गए, डोंगा, डोंगा मतलब छोटे छोटे डोंगा आता है पानी में तैरने वाला। तो पहाड़ी कोरवा मान लो वो ढुक्कू विवाह करके ले गया तो अपने घर वापस जाएगा ना, तो डोंगा में बैठा के ले गया, ऐसे याद करना ठीक है ना, तो अपने डोंगा में बैठा के ले गया। तो ये कुंबा और डोंगिन को याद रखना है। अब देखो मृत्यु संस्कार, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से याद करवा दिया। मृत्यु संस्कार के लिए पहाड़ी कोरवा में मृत्यु संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी कोरवा में मृत्यु संस्कार को बोला जाता है नवाखानी। जैसे सभी में 13 दिन चलता है तेरही का प्रोग्राम, इनके समाज में चलता है 10 दिनों का प्रोग्राम। तो ये 10 दिनों तक चलने वाला मृत्यु संस्कार है, शोक का समय है। और जो इस पूरे मृत्यु संस्कार को 10 दिनों का समय को बोला जाता है नवाघानी। नवाखानी नहीं करना, नवाखानी भी आगे आएगा। नवाघानी को, ये घ को, ये नवाघानी को याद रखना, घ लग गया मतलब मृत्यु से संबंधित हो गया।
अब आगे देखते हैं कुमारी भात। कुमारी भात ऐसा नहीं कि कन्याकुमारी खिलाया जा रहा है, उनको तो कन्याकुमारी से कोई वास्ता ही नहीं है, कन्याकुमारी तो सब बाकी लोग खिलाते हैं। इसमें कुमारी भात का मतलब होता है कि क्रियाक्रम के दौरान कराया जाने वाला भोजन, कराते हैं ना बाकी ब्राह्मण भोज अदर में कराते हैं ना, तो इनमें कुमारी भात कराया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कुमारी भात का अर्थ क्या होता है, तो मृत्यु संस्कार के समय कराया जाने वाला भोजन होता है। अब देखो सांस्कृतिक, चलो ये तो हो गया। चलिए आते हैं अब सांस्कृतिक जीवन पर। चलिए अब देखते हैं इनके अगले स्टेप पर, सांस्कृतिक जीवन कैसा है इनका सांस्कृतिक जीवन। आइए देखते हैं पर्व। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नवाखानी पर्व है इनका, इन्हीं का ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना नवाखानी इनका पर्व होता है, त्योहार होता है ये। और हम जो बड़े पढ़े थे नवाखानी, नवाधानी मृत्यु संस्कार है ये, एक जगह लिख कर रख लेना है ताकि ये स्लिप ना हो कि नवाखानी को पर्व मान लो, ऐसा नहीं करना है। नवाखानी मृत्यु संस्कार है ये, और नवाखानी का होता है तो जान ही गए हो, लेकिन किसमें करना है इसको, पहाड़ी कोरवा में करना है नवाखानी। और सिंगरी त्योहार, सिंगरी देवी से समझ में आ जाएगा, सिंगरी त्योहार है और ये प्रत्येक 5 सालों में किया जाता है, 5 वर्ष में एक बार मनाने वाला त्योहार होता है सिंगरी त्योहार। चलिए आगे देखते हैं नृत्य। हमने देखा था कि पहाड़ी कोरवा दमनच नृत्य करती है। दमनच नृत्य कैसा है, भयावह नृत्य है, छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य बोला जाए कौन सा है, तो दमनच नृत्य है, और यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। देख लीजिए यहाँ पर दमनच नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, और छत्तीसगढ़ का सबसे भयानक नृत्य। सबसे भयानक नृत्य, जो सबसे वाली बात होगी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे कम सबसे अधिक वो महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे भयानक नृत्य में याद रखेंगे दमनच नृत्य को कौन करती है, पहाड़ी कोरवा करती है। मेरा वो छोटा सा स्टोरी भी याद रख लेना, उससे काफी चीजें तुम्हें पकड़ में आएंगी। फिर देखो दरहा संस्कार। दरहा संस्कार क्या है, दरहा मतलब जलाना, कुल मिलाकर स्किन को जलाना, दर देना, डरते हैं ना, तो स्किन को भी दर देना, जलाना। देखो यहाँ पर मैंने ये इमेज दिख रहा है, ये गर्म लोहे की सलाखें हैं। इसी से पहाड़ी कोरवा में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन को 8 से 10 बार टच करके जलाया जाता है। उनके में रिवाज है जो उनको करना होता है, तो हम इसको आज पढ़ रहे हैं अपनी भाषा में। चलो देखते हैं दरहा परंपरा। लाइट नहीं लेना इसको ना, दरहा परंपरा को लाइट बिल्कुल नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये आपका दरहा परंपरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी कोरवा में क्या होता है, जो उनके 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, पहाड़ी कोरवा में जो उनके बच्चे होते हैं 5 वर्ष की एज तक, उनके स्किन में गर्म सलाखों से कुछ उपचार कर देते हैं, कुछ उनका जो चलन है उसको करते हैं, उनकी स्किन में 8 से 10 बार जला देते हैं, जो भी करते होंगे स्किन में टच करवाते हैं। तो ये देखो दाग कर देते हैं, पूरे स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। पहाड़ी कोरवा जनजाति में 5 वर्ष की आयु में शरीर पर लोहे से दाग कर निशान बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम याद रखना है कि दरहा क्या होता है, दरहा किसमें किया जाता है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये दरहा ऐसे सलाखों से चुभोया जाता है, गर्म करके सटा दिया जाता है 8 से 10 बार। चलिए अगला देखते हैं राजनीतिक जीवन। पहाड़ी कोरवा भी अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ना कुछ आगे है। सभी समाज में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जीवन होता है। तो यहाँ पर देखो जो राजनीतिक जीवन होता है उसमें एक पंचायत होती है, उनकी अपनी पंचायत होती है, पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं, पंचायत का एक मुखिया होता है जो उनके बीच में कुछ भी गटाबड़ी होता है, इधर उधर होता है तो कुछ निर्णय पारित कर देते हैं। यहाँ पर देखो स्थानीय पंचायत का नाम मयारी होता है। इसको एक लाइन में याद रखना कि पहाड़ी कोरवा के स्थानीय पंचायत का नाम मयारी होता है। ये नाम है मयारी, जो पंचायत लगा रहे हैं, बैठकी चल रही है, उसी का नाम है मयारी।
तो इसको मयारी को मत समझना कि कोई पंचायत के व्यक्तियों का पद होता है, पद नहीं है ये, ना ही अधिकारी का कोई पद होता है, ना ही मुखिया का कोई पद होता है, एक पंचायत का नाम ही होता है मयारी। चलो बोलेंगे चलो 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 मयारी में चलो, मयारी में चलो मतलब पंचायत में बैठने चलो। अब देखो यहाँ पंचायत प्रमुख अब आ गया, इसका पंचायत प्रमुख हो जाएगा मुखिया। यहाँ पे याद रख लेना कि जो पहाड़ी कोरवा के पंचायत प्रमुख को मुखिया बोला जाता है और उसकी पंचायत जो वहाँ बैठकें होती है उसका नाम मयारी है। तो देखो पहाड़ी कोरवा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जनजाति है जो सरगुजा अंचल में रहती है। इन पर भी काफी प्रश्न आया है। ढुक्कू विवाह तो पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। अलग अलग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे ये वक्त पे छोड़ दो और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करके रखना।